નમસ્કાર. એસયુસીઆઈ કોમ્યુનિસ્ટ ગુજરાતના પેજમાંથી હું આપ સૌને સ્વાગત કરું છું. આજે આપ જાણો છો, સમગ્ર વિશ્વની અંદર અમેરિકાની અને ઇઝરાયલની, અથવા તો એમ કહી શકાય કે અમેરિકાની બેકિંગથી ઇઝરાયલ આજે છેલ્લા 1 વર્ષથી પેલેસ્ટાઇન ઉપર અને હવે લેબનન અને ઈરાન ઉપર હુમલો કરી રહ્યા છે. અને આ હુમલામાં ભયંકર રીતે માનવ જીવનનું જ નુકસાન માત્ર નહીં, પરંતુ મહિલાઓ અને બાળકો પણ મરી રહ્યા છે. સમગ્ર વિશ્વનો એનો વિરોધ થઈ રહ્યો છે. અસંખ્ય દેશોની અંદર આમ જનતા, કામદારો, વિદ્યાર્થીઓ, યુવાનો, પછી એ અમેરિકા હોય, ઇંગ્લેન્ડ હોય, ફ્રાન્સ હોય, ઇટાલી હોય, અથવા તો ઓસ્ટ્રેલિયા હોય, તમામ દેશોની અંદર આ જે હુમલાખોરી નીતિ ઇઝરાયલ અમેરિકાના પીઠબળથી ચલાવી રહ્યા છે એના વિરોધ થઈ રહ્યો છે. અને આ વિરોધ દિવસે દિવસે વધી રહ્યા છે. પરંતુ આ તમામ વિરોધને અવગણના કરી ઇઝરાયલ એનો હુમલો ચલાવી રહ્યા છે. અને સ્થિતિ એટલી હદે ગંભીર છે કે આજે અનેક નાના બાળકોની પણ મોત થયા છે, જેની કરુણ છબી, જેના વિડીયો આપણે સૌ સોશિયલ મીડિયામાં અથવા તો અનેક ન્યૂઝ ચેનલોમાં જોયા છે. એસયુસીઆઈ કોમ્યુનિસ્ટ એક ક્રાંતિકારી કોમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી હોવાના નાતે તમામ સમય યુદ્ધનો વિરોધ કર્યા છે. તે પછી રશિયા દ્વારા જે યુક્રેન ઉપર હુમલો થઈ રહ્યો છે એનો પણ વિરોધ કર્યા છે. અમેરિકા જ્યારે ઈરાક હોય કે બીજા દેશો ઉપર હુમલો કર્યા ત્યારે પણ વિરોધ કર્યા છે. એમના યુદ્ધખોરી નીતિનો સતત એસયુસીઆઈ કોમ્યુનિસ્ટ વિરોધ કરતા આવે છે. એસયુસીઆઈ કોમ્યુનિસ્ટ આજના દિવસે સમગ્ર દેશમાં વિરોધનો કાર્યક્રમ રાખ્યો હતો. વિવિધ દેશોની અંદર જે લડત ચાલી રહ્યા છે એમાં સૂર પુરાવા માટે આજે દેશના તમામ રાજ્યોમાં અનેક શહેરોમાં આ વિરોધ થઈ રહ્યો છે. એના ભાગરૂપે આજે વડોદરા, ગુજરાતમાં એક વિરોધ માટેનું આ એક ઓનલાઈન ચર્ચા સભા રાખવામાં આવ્યું છે. જે ચર્ચા સભામાં આજનું વક્તા છે કોમરેડ ઇન્દરજીતસિંહ ગ્રોવર, જેઓ એસયુસીઆઈ કોમ્યુનિસ્ટના રાજ્ય કમિટીના સભ્ય છે. હું ઇન્દરજીતસિંહ ગ્રોવરને વિનંતી કરું છું કે તેઓ આજના ચર્ચામાં પોતાનું વક્તવ્ય અને મંતવ્ય રજૂ કરે. ઇન્દરજીતસિંહ ગ્રોવર. सबको साथियों को मेरा लाल सलाम. जैसे कि तपन भाई ने बताया कि एक सच्चे कम्युनिस्ट होने के पार्टी के नाते हमने जब भी जिस भी देश ने आक्रमण किया है युद्ध का विरोध किया है पूरी भरसक तरीके से. आज उसी के भाग रूप में एसयूसीआई कम्युनिस्ट, जो कि विश्व में 2 जंग चल रही हैं, एक रशिया और यूक्रेन का और दूसरा इजराइल और पैलेस्टाइन का, दोनों का हमने समय समय पर हमेशा विरोध किया है. हम देखेंगे कि जो इजराइल पैलेस्टाइन के ऊपर कर रहा है, एक नरसंहार कर रहा है, एक जेनोसाइड कर रहा है, ये तमाम जगह पे इसका भरपूर तरीके से विरोध हुआ है. पूरी दुनिया में आम लोग, आम जनता बाहर निकल के रास्ते पे आके इसका भरसक विरोध किया है. ये बात मैं इसलिए बता सकता हूँ, ये एक चित्र है 1946 का, बताते हैं जबकि इजराइल एग्जिस्ट ही नहीं होता था. उस समय पे ये पैलेस्टाइन था. 1947 में यूएन के द्वारा इसकी ज्यूइश को पैलेस्टाइन में जगह दी गई. आज देखेंगे तो पैलेस्टाइन कहीं पे भी नहीं है. पूरी जो ब्लैक है वो इजराइल बता रहा है. आज उसने पूरा के पूरा तरीके से कब्जा कर लिया है. इजराइल के पास उनकी खुद की सेना है,
हम बोल सकते हैं नेवी है, आर्मी है, एयरफोर्स है, मगर पैलेस्टाइन लोग के पास अपना खुद के संरक्षण के लिए कुछ भी नहीं है। लोग 7 अक्टूबर की बात करते हैं। आज देखा जाए तो 394 डेज हो गए हैं ये असहनीय जंग के, जिसमें बोल सकते हैं भूख, प्यास, तरस के लोग झेल रहे हैं। वहां पे छोटे छोटे बच्चे से लेके महिलाएं, सिविलियंस, डॉक्टर्स। ये जो नरसंहार शुरू किया, बोलते हैं कि 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया था, उसका फलस्वरूप में इसराइल ने उसको अटैक किया था, राइट टू डिफेंस। लेकिन किसके अगेंस्ट में राइट टू सेल्फ डिफेंस की बात करें? निहत्थे लोगों के अगेंस्ट में। कुछ दिन पहले, 15 दिन पहले, 7 अक्टूबर 2023 से पहले यूएन जनरल असेंबली में इसराइल के जो प्रधानमंत्री हैं वो एक नक्शा दिखाते हैं और उसमें वाइप आउट कर देते हैं पैलेस्टाइन को। इसे मनसा साफ साफ उन्होंने जाहिर कर दिया था दैट दे आर गोइंग टू वाइप आउट पैलेस्टाइन फ्रॉम द कोर ऑफ द अर्थ। दे वांटेड टू नरसंहार करना था। ये 7 अक्टूबर होता कि नहीं होता, लेकिन ये नरसंहार न्यूटना के उसमें होना ही था। उसके अलावा जो भी आप रणनीति देखते हो कि आज नहीं, पिछले 75 साल से कोई ना कोई घटना के दौरान जो वहां पे लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको गोली मार दी जाती है, उनको उठा के लिया जाता है। आज हम देखेंगे कि ये बोल रहे हैं कि 7 अक्टूबर, लेकिन ये तो कितने 75 साल से उनकी जो आजादी है उनका हनन हो रहा है, जो फिलिस्तीन के आम पब्लिक है, आम लोग हैं। इतना ही नहीं, जो बच्चे, बूढ़े और महिलाएं, जो आज बोलते हैं कि यूनिसेफ के मुताबिक भी जो बच्चे हैं उनके लिए जो गाजा है एक जहन्नुम है। द मोस्ट जो एम्प्यूटेटेड होते हैं, जिनकी टांगे नहीं है या हाथ नहीं है, ऐसे बच्चे गाजा में पाए जाएंगे। इतनी दयनीय हालत में रहते हैं। इतना ही नहीं, जो महिलाएं हैं वो दिन दिन रात रात भूखे प्यासे रह रहे हैं ताकि उनके बच्चों को खाना मिल सके, और इसके ऊपर बर्बरतापूर्व हमले पे हमला किया जा रहा है। ये बोल सकते हैं कि गाजा को पूरी तरीके से उन्होंने नस्मदूद कर दिया है, बंजर जमीन बना दी है। वहां पे आप बोलते हैं कि वहां के जो लोग हैं, एक बात आ रही है कि इजराइल के जो सैनिक है वो हताश हो रहे हैं, उनको मानसिक उत्पीड़न हो रही है। आप एक बात का सोचिए कि किसी देश में लगातार सुबह शाम दब बम फट रहे हो तो उन बच्चों की क्या हालत होती होगी। ये, और जो छोटी छोटी महिलाएं हैं उन्हें पता नहीं है कि कब उनके ऊपर हमला होगा, कब नहीं होगा। उनकी मानसिक स्थिति समझनी चाहिए। और आज लगातार इतने सारे, एक साल के अंदर इतने सारे रेजोल्यूशंस आए दुनिया भर में। उन्होंने, अमेरिका ने किया, उसको वेटो कर देते हैं। कभी भी कोई भी जो शक्तिशाली जो देश है, वो भले उसमें इंडिया भी था, इंडिया की बात करें तो उन्होंने भी यूएन रेजोल्यूशन को नकारा है जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के लिए आया था। रशिया और चाइना की बात करें तो उन्होंने भी किया था, क्योंकि ये ह्यूमैनिटेरियन जो सीजफायर की बात आई थी उसको उन्होंने नाबूद मना कर दिया था। क्योंकि कभी यूएस करता था तो रशिया मना कर देती थी, चाइना, लेकिन किसी को भी जो इंसानियत का नाता था उसके ऊपर कोई साहूकार नहीं था, कुछ भी नहीं था। आज की तारीख में देखोगे तो इसराइल जो है बेफोक बेलगाम भाग रहा है। उसको किसी भी चीज की कुछ खौफ नहीं है, बोल सकते हैं। वो सिर्फ ये सब चीजें यूएस के ऊपर कर रहा है। आज इस कॉस्ट को, जो 70% ऑफ द कॉस्ट है जो इस जंग की है, वो अमेरिका के द्वारा फाइनेंस की जा रही है। तो इतना ही नहीं, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो इंटरनेशनल लॉज होते हैं, उन सबको कभी उन्होंने माना नहीं है और आज भी उनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। वो जो यूनिसेफ है, उन्होंने भी कितनी बार बोला है कि ये जो बच्चों की जो राहत सामग्री है या उसको ह्यूमैनिटेरियन करने के लिए, तो उसको भी उन्होंने, उनके ऊपर भी हमला किया है। जो वहाँ पे एड बांटते हैं उनके ऊपर उन्होंने अटैक किया है। वहाँ पे ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं बचा है पैलेस्टाइन में, गाजा में खास करके, कि जो कि बर्बाद नहीं कर दिया। लास्ट में एक हॉस्पिटल बचा था, अब उसको भी खत्म कर दिया गया है। तो इस प्रकार से जो मेडिकल एड भी है वो सब खत्म कर दिया। आज 24 दिन हो गए हैं नॉर्थ गाजा में कोई भी किसी प्रकार की सामग्री या राहत उन लोगों को
प्राप्त नहीं हो रही है। इतना ही नहीं, वो यूएन को तो जैसे यूनाइटेड नेशन एक बॉडी बनाई गई थी कि जहां पे भी कोई संघर्ष हो रहा हो या बातचीत के जरिए उसको हल करने के लिए, वो यूएन को भी कुछ मानते नहीं है। इतना ही नहीं, उनके नेता यूएन को उड़ा देने की बात करते हैं, और उनके जो जनरल सेक्रेटरी हैं एंटोनियो, उनको तो उन्होंने अपने प्रतिबंध लगा दिया अपने इसराइल में आने से। इतना ही नहीं, जो यूएनआरडब्ल्यू है उनको उन्होंने ब्लैकलिस्ट बोल रहा हूँ, ये कोई सौकार नहीं किया होगा, उसके द्वारा ही वहां पे प्रचारित किया जाएगा, तो उसको भी उन्होंने कैंसिल कर दिया है। इतना ही नहीं, जो इस यूरेनियम में यूएनआरडब्ल्यू की जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा ह्यूमैनिटेरियन एड दी जाती है, उस बिल्डिंग के ऊपर भी खुद कब्जा कर लिया है, और उसको एज ए कॉमर्शियल चीज अपने लोगों को वहां पे स्थापित कर रहे हैं। और अभी जो लेबनान में भी जो हमला कर रहे हैं, वो जो यूएन की यूनाइटेड पीस कीपिंग फोर्सेस है उनके ऊपर हमला कर रहे हैं वो। और ये 30 से ज्यादा उन्होंने यूनाइटेड नेशन जो फोर्स है उसके ऊपर अब तक हमला कर दिया है। रिसेंटली 8 ऑस्ट्रेलियंस जो यूनाइटेड नेशंस के थे उन वो घायल हो गए हैं। इतना ही नहीं, जिस प्रकार से लेबनान में आम लोगों के बीच में जो इन्होंने पेजर्स के द्वारा हमला किया गया था या वॉकी टॉकी के द्वारा, ये सब जो हमले किए थे उन्होंने, वो जो फूटे थे वो आम सिविलियंस लोगों के वहां उसमें फूटे थे, जिससे हजारों की संख्या में जो कॉमन पीपल हैं वो खत्म हो रहे हैं। वहां पे भी 13 से ज्यादा हॉस्पिटल्स जो है उन्होंने टारगेट कर दिया है, जो कि अगर आप देखा जाए तो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो कि जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक भी ये जिनेवा कन्वेंशन एक ऐसी वो बनाई गई थी कि जब देखा जाता था कि जंग में सबसे ज्यादा लोग सिविलियंस लोग जो होते थे उनके ऊपर हानि पहुंचती थी, बच्चों के ऊपर, हॉस्पिटल्स के ऊपर। तो ये दुनिया के तमाम देशों ने जिनेवा कन्वेंशन को बनाया गया था, जिसमें यह था कि जो जंग नहीं कर रहे या जो घायल हो गए आर्मी वाले पर्सनल्स भी, या हॉस्पिटल्स हैं या रेड क्रॉस वाले जो लोग हैं, उनके ऊपर कभी भी हमला नहीं करना, या जो भी किसी भी देश की धरोहर है या उसके ऊपर कभी भी हमला नहीं करना, बच्चों के ऊपर नहीं करना, सिविलियंस के ऊपर नहीं करना। ये सब जो बॉडीज बनाई गई थी या जो कि रखा गया था कि किस प्रकार से इन सब चीजों के ऊपर टारगेट नहीं करना। जो भी इन सब चीजों का उल्लंघन करता था तो इंटरनेशनल बॉडी के द्वारा उनके ऊपर उनको सजा भी होती थी, उन लोगों को बुलाया भी जाता था और दंडनीय था। आज की तारीख में अगर मैं बोलूं तो इसराइल ने, मैं एक फिगर देता हूं, जो सिविलियंस है आज तक उन्होंने 50,000 से ज्यादा सिविलियंस के ऊपर हम मार दिया गया है वहां पे, और जो बच्चे हैं उसमें से 17,000 से ज्यादा बच्चों की डेथ हो गई है, और असंख्य लोग यानी कि 10,000 से ज्यादा लोग जो है बच्चे जो हैं वो रूबल्स के अंदर फंसे हुए हैं। और ये बोलता जाता था कि जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक कि डॉक्टर्स के ऊपर आपको हमला नहीं करना है, तो 500 से ज्यादा डॉक्टर्स को मार दिया गया है। वहां पर डॉक्टर्स की ऐसी स्थिति है कि उनके परिजन, अगर आप सोचोगे कि बाजू में उनका बेटा है या भाई है या उनकी माँ है, उनकी लाश देखने के बावजूद भी वो लोग ऐसी स्थिति में काम कर रहे हैं कि मेरे को लगता नहीं है कि कोई ऑर्डिनरी आदमी उनको देख के, या वो छोटे छोटे बच्चों की जो अर्ध कटी टांगे या हाथ को देख के काम कर सकता हो। लेकिन वो सैल्यूट है उन डॉक्टर्स को और पैरामेडिकल फोर्सेस को, और जो भी वहां पे राहत का काम कर रहे हैं मुश्किलों से। मेरे को लगता है कि जो लोगों ने ये वीडियोस भी देखते होंगे वो रात को सो नहीं सकते होंगे या उनसे खाना नहीं खाया जा सकता होगा। लेकिन नेतन्याहू और इजराइल की फोर्सेस इतने बोल सकते हैं कि बेरहम है। इतना ही नहीं, जो अमेरिका के जो गवर्नमेंट है, जो प्रेसिडेंट बिदेन भी हैं, उनकी पूरी एक किस्म की बोल सकते हैं खुली छूट है कि तुम इजराइल को कि तुम कुछ भी करो। आज तक उन्होंने $20 मिलियन का वेपन जो है उनको सप्लाई किया है, बिना रोक टोक के कुछ भी आ जाए, अनडाउटेड, किसी भी तरीका से कोई रोक टोक नहीं। उनके जितने भी ये डेमोक्रेट्स के जो दूसरे लोग भी हैं, उन्होंने कभी भी जो इजराइल कर रहा है निंदा नहीं करी।
इवन लोगों को तब यूके में इलेक्शन हुए थे, लेबर पार्टी जीत के आई थी, लोगों को ये था, लोगों ने इसलिए उनको सत्ता में लेके आए थे कि शायद वो फिलिस्तीन का साथ देंगे, इसराइल का साथ देंगे। लेकिन वो जो लेबर पार्टी का नाम से भ्रमित हो गए थे। लेकिन आज जो देखेंगे कि जो लेबर पार्टी की जो रणनीति है वो सेम जो पहले की पहले थी वही है। आज तक वो भी उनको वेपन सप्लाई कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, जो पहले की पॉलिसीज फॉर्म स्टैंडिंग विद इसराइल था वो चल रहा है। जर्मन ने तो खुलेआम घोषणा करी है कि वो कुछ भी हो जाए, इसराइल को जो वेपन्स है वो सप्लाई करता रहेगा निरंतर, अनइंटरप्टेड। आज देखा जाए तो सबसे बड़ा सेकंड मेजर जो सप्लाई जो आर्म्स की है वो जर्मनी कर रहा है। ये दो युद्ध आ रहे हैं, चल रहे हैं। मैं तो इसको तो युद्ध बोल ही नहीं सकते पैलेस्टाइन को, क्योंकि वहां पे तो युद्ध तब बोलेंगे कि तब दो आर्मीज हो रही है जो लड़ रही हैं। लेकिन ये तो युद्ध भी नहीं है, एक निहत्थे लोगों के ऊपर बर्बरतापूर्वक हमला किया जा रहा है। और खुलेआम उनके जो इसराइल के गवर्नमेंट है उसके द्वारा ये कहा जा रहा है कि पहले खाली मात्र फिलिस्तीन ही नहीं, जॉर्डन की भी जमीन चाहिए उनको, लेबनान भी चाहिए, वो मूव आउट कहीं पे भी हो जाएं। तो ये कभी भी होस्टेज जो बोल रहे हैं इसराइल के हैं पकड़े गए हैं, ना कभी होस्टेज का मामला था कि उनको होस्टेज रिहा करना है। आज तक उन्होंने कभी भी होस्टेज रिलीज की बात नहीं करी है, वो उसके लिए सीरियस भी नहीं है। अगर प्रीवियस इश्यूज में भी देखा जाए तो अमेरिका दब चाहे एक फोन कॉल करके शायद ये युद्ध रोक सकता है, लेकिन वो भी इंटरेस्टेड नहीं है। क्योंकि आज पूरे विश्व में जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है, जो मार्केट का पतन हो रहा है, जो मार्केट खत्म होती जा रही है, ये एक मिलिटराइजेशन ऑफ इकोनॉमी बोल सकते हैं। जो कि दोनों युद्ध में, आप रशिया का युद्ध भी देखो और यूक्रेन का युद्ध भी देखो और चल रहा है, और जो इसराइल और पैलेस्टाइन का भी जा रहा है। तो मैक्सिमम जो वेपन सप्लाई किए जा रहे हैं वो अमेरिका के द्वारा किए जा रहे हैं। और हम यूएस इज मेकिंग प्रॉफिट ओवर द डेड बॉडीज ऑफ द चिल्ड्रंस, इनोसेंट सिविलियंस, डॉक्टर्स, इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द आउटकम में भी। भले वो अभी बात हो रही है कि ये इलेक्शन जो यूएस में आ रहे हैं कि ट्रंप आएगा या कमला हैरिस आएगी, बट दोनों ने अपने उसमें ये बयान में या जहां पे भी उन्होंने स्पीचेस दिए या वो बोला है, उन्होंने इसराइल का समर्थन की ही बात करी। उन्होंने पैलेस्टाइन के राहत देने की या जो सिविलियन कैजुअलिटीज हो रही हैं उनको साथ देने के लिए या सीज फायर करने के लिए वो कदम उठाएंगे, उसके बारे में कुछ नहीं करा। वो हमेशा राइट टू डिफेंड ऑफ इसराइल बोल रहे हैं, लेकिन फिलिस्तीन के बच्चों की किस तरीके से रक्षा की जाए, वहां की महिलाओं को किस प्रकार से रक्षा करी जाए। 4 से 5 में से 4 महिला जो हैं वो दिन में खाना नहीं खाती, भूखी रहती हैं। रोज सुबह सुबह वहां पे जो भी खाना मिलता है उसके लिए लाइन लगती है हजारों की तादाद में। और एक ऐसा ही वाक्य हुआ था जब लोग उसको जो फ्लोर में मैसेकर बोला जाता है, जो सबसे भयानक होता था, सुबह सुबह का टाइम था, द बच्चे, सिविलियंस, बूढ़ी महिलाएं, ये सब लोग राशन के लिए इकट्ठा हुए थे। उस समय में इजराइल के द्वारा बर्बरतापूर्वक गोली चला के उन तमाम लोगों को मार दिया गया। हजारों की संख्या में मौतें हुई हैं, लेकिन कोई किसी को ने उसकी युद्ध रोकने के लिए कि उसको वो बैन कर दिया जाए या सैंक्शन लगाए जाए इसराइल के ऊपर, वो किसी ने कोई बात नहीं करी। जितने भी ये हर्जेट का जो पब्लिशर हैं, 2 दिन पहले उन्होंने यूके में ये बात करी थी कि जो पैलेस्टाइन के जो लोग हैं उनको फ्रीडम फाइटर्स बोला गया था, और ये बोला था कि कोई भी चीज जो इसराइल कर रहा है, हजरेट करके जो न्यूज़पेपर है वो इसराइल का एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है, बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है, उसके ऊपर भी इन्होंने बैन लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया है। और इतना नहीं, वो बोल रहे हैं कि जो मानवता की जो हद होती है वो हद इसराइल ने क्रॉस कर दी है। इसका सॉल्यूशन यही है कि इमीडिएटली इसराइल को सैंक्शन किया जाए, उसके ऊपर सैंक्शन लगाया जाए, और
जो फिलिस्तीन है उसको एक एज अ स्टेट घोषित किया जाए। लोगों के जो आम पीपल, जो किसी के गवर्नमेंट ने नहीं किया लेकिन आम लोगों की दबाव के कारण आज जो एक साल पहले तक कोई फिलिस्तीन को मानने के लिए या स्टेट का दर्जा नहीं दिया था, आज 140 से ज्यादा देशों ने फिलिस्तीन को एक स्टेट के रूप में दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से साउथ अफ्रीका इन सब बातों में एक बोल सकते हैं कि पहल करी है, जबकि सुपर पावर कंट्रीज थी, इनमें से शायद भारत को भी ये रुख अपनाना चाहिए था, क्योंकि नॉन अलाइंड मूवमेंट के टाइम पे ये फिलिस्तीन हमारा एक अच्छा मित्र देश हुआ करता था। हम हर जगह पे फिलिस्तीन की बात करते थे, उनकी आज़ादी की बात करते थे, लेकिन आज हम उनसे मुंह फेर बैठे हैं और हम इजराइल को वेपन सप्लाई करते हैं भारत। और कितनी बार हमने यूएन में जब भी रेजोल्यूशन आया सीज़फायर का, हमने उसका एब्सेंटाइज हुए हैं या हमें कुछ शर्तें मंजूर नहीं थी तो हमने उसको नकार दिया गया। जो भी व्यक्ति या जो भी देश उनको वेपन सप्लाई कर रहा है या एब्सेंट रह रहा है, ये सब बात में जो भी जेनोसाइड या नरसंहार फिलिस्तीन लोगों के ऊपर आ रहा है, वो सब इन सब में कंप्लिसिट हैं। साउथ अफ्रीका ने पहल करके पहली बार हुआ है कि इंटरनेशनल कोर्ट में इनको लेके गए थे इजराइल को, और वहाँ पे ये इंटरनेशनल कोर्ट ने बोला गया है कि जो इजराइल कर रहा है वो जेनोसाइड है। इवन फ्रांस ने भी 10 दिन पहले उनका जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी जो लेबनान के ऊपर हमला हो रहा है, जो हॉस्पिटल्स में हो रहा है, जहाँ फिलिस्तीन में हो रहा है, उनको बोला है कि ये कोई किसी भी रूप में जो सिविलियंस की डेथ हो रही है उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, जो नरसंहार किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, इजराइल का अस्तित्व 1947 से पहले था ही नहीं। यूके जो यूनाइटेड किंगडम जो है उसकी ही जो बोल सकते हैं खुराफात थी या जड़ था, जो इन्होंने ये फसाद आज तक चलता आ रहा है। बेलफोर्ड एग्रीमेंट के मुताबिक इन्होंने ज्यूइश को वादा किया था कि ये उनको फिलिस्तीन में एक जगह देंगे, जब वो जमीन ही नहीं थी, क्योंकि वो कॉलोनियल देश था, तो उसमें देने की क्या जरूरत है। अगर आपको इतनी ही ज्यादा सहानुभूति थी तो आप अपने देश में उनको जगह देते, जो कि आपकी खुद की जगह थी। आप किसी और की चीज किसी और को कैसे दे सकते हो। और आज तक जितने भी रेजोल्यूशंस इजराइल के आए हैं यूएन में, मैक्सिमम उनको वेटोज किया गया है अमेरिका के द्वारा। अमेरिका के समर्थन के बिना इजराइल कुछ भी नहीं है। आज अगर अमेरिका हाथ उठा दे तो इजराइल कुछ भी नहीं कर सकता है। इजराइल पूरा का पूरा जो उसको शह दी गई है वो यूएस के द्वारा और अल्टीमेटली बिडेन के द्वारा और कमला हैरिस के द्वारा। कितनी बार आया, इवन बिल क्लिंटन भी जो आए थे अभी जो प्रचार के लिए, वो भी सिर्फ और सिर्फ जस्टिफाई कर रहे थे इजराइल को जो कर रहा है। लेकिन ये किसी भी प्रकार से इतनी घिनौनी हरकत है कि जो व्यक्ति इतना खूनो खराबा कर रहा हो वो रात को चैन से सो नहीं सकता। मेरे को नहीं लगता कि वो रात को खाना भी खा सकता होगा। साउथ अफ्रीका की वजह से उन्होंने दोबारा फिर एक अपील करी है और नेतन्याहू और उनके साथियों के खिलाफ अरेस्ट वारंट की मांग भी करी है। और इतना ही नहीं, पूरे दुनिया भर में जो लोग हैं वो भी नेतन्याहू, बेन गिवर और स्ट्रोमिच जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो कि फिलिस्तीन में भी न्यूक डालने की बात करते हैं, उनके अगेंस्ट में अरेस्ट वारंट तुरंत के तुरंत इशू किया जाए। ये मांग पूरी जगह से आ रही है। मैं कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से अमेरिका जो है आज की तारीख में बोलते हैं कि जो मॉडर्न कॉलोनाइजेशन बोल सकते हैं
यूएसए ने पूरे दुनिया के में 29 बेसेस हैं 15 कंट्रीज में, और 750 से ज़्यादा मिलिट्री बेस, डायरेक्टली मिलिट्री बेस है 80 देशों में। उसमें से अगर यूएस का मिलिट्री बजट देखा जाए तो सालाना, मैं 2019 के आंकड़े बताऊंगा, तो उनका मिलिट्री बजट जो अमेरिका का है 812 बिलियन यूएस डॉलर्स है, और जबकि पूरे विश्व का अगर हम देखा जाए तो 1100 के आसपास बिलियन डॉलर्स का है। इसमें चाइना, रशिया, इंडिया, इन सब का बजट आ जाता है। तो आप जान सकते हैं कि किस प्रकार से हम अपने ही जो रेस है, ह्यूमन रेस है, उसको खत्म करने की कगार पे किस प्रकार से अग्रसर हो रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा जो वो कर रहा है वो अमेरिका कर रहा है, बर्बरता पूर्वक जो उसकी बात नहीं मानता उसके ऊपर हमला करता है, या किसी प्रकार से उस रेजिम को, उस कंट्री के रेजिम को में जो बात नहीं मान रहा उसको खत्म, एलिमिनेट करता है और पपेट गवर्नमेंट को बिठाने का काम करता है। दोनों ही जंगों में, यूक्रेन के वॉर में और फिलिस्तीन के वॉर में, ये पैसा बनाया जा रहा है। और ये शांति, विश्व शांति की जो बात करते हैं वो मात्र कम्युनिस्ट के द्वारा ही की जाती है। ये लेनिन ने भी बोला था कि विश्व शांति की जो पहली बार बात आई थी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में भी, उन्होंने जो सेना थी वापस बुलाने की बात करती, क्योंकि वो युद्ध नहीं चाहते थे। जब वो बोलते हैं कि जब तक ये क्लास रहेगी तब तक ये युद्ध रहेगा। और ये मात्र उसका ही नहीं, बल्कि एक जो कैपिटलिस्ट सड़ गल गया है, जो मार्केट की बात आ रही है, उसके चलते हुए उसको स्टिमुलेट करने के लिए जो मिलिटराइजेशन की जो बात यूएस कर रहा है या यूके कर रहा है, उसके जरिए ये दुनिया में राज करना चाहते हैं। उनके पास कोई नई चीज नहीं है, लोगों का जो रोजगार की मांग नहीं कर सके। जब तक यूएसएसआर था, जो मजदूरों का शासन था, तब तक इनकी खुलेआम ये हिकड़ी नहीं चलती थी। ये लोग खुलेआम कुछ किसी भी देश को धमकी नहीं दे सकते थे, क्योंकि तब यूएसएसआर था, उनका भय था, क्योंकि वो पीस मानता था, वो मानव जाति में मानता था, वो ह्यूमैनिटेरियन में मानता था, लिबर्टी फ्रेटर्निटी में मानता था। और जब ये इसका पतन हुआ है, तब से हम देखेंगे कि जो वॉर्स हैं उनका उसमें बढ़ोतरी हो गई है, और जो भी वर्कर्स के जो हित की बात होती थी वो भी खत्म होती जा रही है। जब यूएसएसआर था, या हम बोल सकते हैं एक सोशलिस्ट कैंप था, तब तक के अमेरिका की या इन एम्परियलिस्ट पावर्स की जो मनमानी थी वो नहीं चलती थी। उनको रोकने के लिए, या उन्हें भय होता था सोशलिस्ट कैंप का कि हम किसी भी देश के ऊपर ऐसे आक्रमण नहीं कर सकते, या किसी भी जो मजदूर हैं या उनका शोषण नहीं कर सकते थे। उनकी आवाज भी बुलंद करने के लिए एक कैंप था। और आम लोगों को जो बोलते हैं कि अमेरिका ने के विरुद्ध में जो ये जर्मनी का जो फेसिस्ट वो आया था, यूएसएसआर, ये सब लोग अपने देश को बचाने के लिए काम करते हैं, लेकिन एक सोशलिस्ट कैंप जो यूएसएसआर का था, उसने फेसिस्ट रिजीम जो जर्मनी की थी उसको खत्म किया। 2 करोड़ से ज्यादा लोग शहीद हो गए यूएसएसआर के, अपने लिए नहीं, पूरी विश्व को बचाने के लिए, अपनी मानव जाति को बचाने के लिए। हर एक ऐसा घर, कोई ऐसा घर नहीं होगा जहां पे वो कम्युनिस्ट सोशलिस्ट यूएसएसआर के शहादत नहीं दी हो। वो बड़े बच्चे हों, महिलाएं हों, जो मिला उससे उन्होंने जर्मनी का मुकाबला किया। सबसे ज्यादा जो कुर्बानी में जो यकीन करते हैं मानव जाति को बचाने के लिए, वो यूएसएसआर और जो कम्युनिस्ट कैंप था उस समय का, उसने दिया है। जो ये जंग है, जंग एक खुद मसला है, ये कोई मसले का हल नहीं कर सकता। अगर जंग खत्म करनी है तो जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है उसको खत्म होना पड़ेगा, लोगों को एकत्रित होना पड़ेगा। जिस प्रकार से दिखा है कि बंदरगाह में अगर इसराइल की कोई वॉर पनडुब्बी आ जाती है तो उसका इजिप्ट में आम लोगों ने उसका विरोध किया, या मजदूरों को पता चलता है कि डॉकयार्ड में सामान आ रहा है जो कि आर्म्स है, वेपन्स हैं, जो इसराइल को मदद के लिए जाएंगे, उसके विरोध किया गया है, उस शिप को वहां से चलने नहीं दिया है।
यमन के जो रेबल हैं, जो रेड सी बोला जाता है, एक जहां से सामान जो इसराइल को मदद करने के लिए जहां से असला बारूद जाता है, उसके ऊपर टारगेट करते हुए उन्होंने और किसी भी उसको नहीं किया है। इस प्रकार से जो इसराइल की इकोनॉमी है उसको भी खत्म हुआ है। तो इतना ही बोल के मैं अपनी बात भी खत्म करूंगी। अगर यदि हमको ये जंग खत्म करनी है तो ये जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है इसको खत्म होना पड़ेगा, लोगों की एकजुटता होनी पड़ेगी, वापिस सोशलिस्ट कैंप को मजबूत करना होगा, और हर एक दुनिया में जो अमन पसंद देश हैं, जो आम लोग हैं, उनको एकत्रित होना पड़ेगा। क्योंकि हमने देखा है कि इसी एक साल के दौरान में जो लोगों ने अपनी ताकत बताई है, वो भले इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, या बंदरगाह में हो, या सड़कों में आके फिलिस्तीन का साथ देना हो, वहां पे लोग आए हैं। और यूएन को भी एक्नॉलेज करना पड़ा कि जो घटनाएं घट रही हैं, इसराइल जो कर रहा है वो जेनोसाइड कर रहा है। यूनिसेफ, ये सब ने, और फिलिस्तीन को जो रिकॉग्नाइजेशन जो आज तक नहीं मिला था, वो भी 147 देशों से ज्यादा लोगों ने उनका रिकॉग्नाइज किया है। आगे वाले दिनों में जो भी अमन पसंद लोग हैं उनको एकजुट होके यूएन को मजबूर करना पड़ेगा कि वो इसराइल के ऊपर सैंक्शंस लगाए, और तमाम देश जो छोटे देश हैं वो सब मिलके और एक संघर्ष चालू करें कि मजबूर होना पड़े यूएन को भी कि सैंक्शन लगाया जाए, और यूएस भी उसमें शामिल हो उसको सैंक्शन करने के लिए। आज देखा जाएगा कि एक दूसरा रिजोल्यूशन हुआ था जो क्यूबा में था, उसमें भी विश्व की 190 में से 187 कंट्रीज ने उसका जो सैंक्शन लगाने की बात हुई थी उसका विरोध किया था। मात्र खाली 2 इम्पीरियलिस्ट पावर थी, एक अमेरिका ने उसका विरोध किया और इजराइल ने। तो इस जंग को खत्म करना है तो इस इम्पीरियलिस्ट पावर के विरुद्ध में आम लोगों को संगठित होना पड़ेगा, सोशलिस्ट कैंप को मजबूत होना पड़ेगा। इतने ही कह के मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। लॉन्ग लिव पीपल्स यूनिटी, लॉन्ग लिव। કોમરેડ ઇન્દ્રજીત સિંહ ગ્રોવરને ખૂબ જ વિસ્તારપૂર્વક આખી ચર્ચા કરી, અને એ વાત એમને જે કહ્યું કે આજે સામ્રાજ્યવાદી તાકાતો જે આર્થિક મંદીથી બચવા માટે અર્થતંત્રનું આખું મિલિટરાઇઝેશન કરી રહ્યા છે, એ ખૂબ જ ભયંકર પરિણામ આ વિશ્વને આપી શકે અને આપી રહ્યા છે। જેમ જેમ મૂડીવાદી વ્યવસ્થા સંકટગ્રસ્ત થઈ રહ્યા છે, એ મંદીને ટાળવા, મંદીથી બચવા માટે આજે મૂડીવાદી વર્ગ આ આખું તેમના ઇકોનોમીને મિલિટરાઇઝેશન તરફ લઈ રહ્યા છે। એક યુદ્ધ સર્જીને એમના પોતાના નફાખોરી, એના મુનાફાખોરીને વધારવા માટે મેક્સિમાઇઝેશન ઓફ પ્રોફિટની જે વાત છે, આખું માનવ સભ્યતાને ખતરામાં નાખીને એ યુદ્ધ તરફ લઈ જઈ રહ્યા છે। માત્ર યુદ્ધ નહીં, પર્યાવરણ ઉપર ખતરો છે, આખું સામાજિક સાંસ્કૃતિક વાતાવરણને બગાડી રહ્યા છે, આખું માનવ સભ્યતા ઉપર આજે હુમલો થઈ રહ્યો છે। અને એટલે જ એને રોકવા હોય તો એક તરફ તમામ શાંતિપ્રેમી લોકો ભેગા થઈને, સુસંગઠિત થઈને આખા વિશ્વમાં શાંતિ માટેની જે ચળવળ ચાલે છે એને મજબૂત કરવાની જરૂર છે। અને બીજી બાજુ તમામ મહેનતકશ લોકો સાથે મળીને એક મૂડીવાદ વિરોધી સમાજવાદી ક્રાંતિ માટે સજ્જ થાય, એ આજે સમયની માંગ છે। અહીંયા જ આ ચર્ચાને પૂરી કરીએ છીએ। આવનારા દિવસોમાં પણ લોકોના જીવનને લઈને જે કંઈ પ્રશ્નો આવતા હોય છે, અમે સતત આપના સમક્ષ ચર્ચા કરતા રહીશું। આટલું કહીને આજનું આ ચર્ચા પૂરી કરીએ છીએ। ઇન્કલાબ જિંદાબાદ, દુનિયા કે મજદૂર એક હો, તમામ શાંતિપ્રેમી જે લડતો ચાલે છે એ જિંદાબાદ।